नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज का जो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उदासीन भक्तों यानी कि ब्रह्मचारिणी वैष्णव जो भिक्षु होते हैं उनके लिए 1500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है। तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मणिपुर। का आंसर क्या जाएगा? असम। तो लिखिएगा, हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा असम राज्य सरकार के द्वारा उदासीन भक्तों, कौन से भक्त? उदासीन भक्तों, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षु। कौन से? ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षु के लिए 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता की घोषणा की। देख लिया? अब देखो, कुछ दिन पहले मैंने असम के बारे में सारे फैक्ट आपको लिखा दिए थे, तो आज यहाँ पर मैं नहीं लिखाऊंगा, केवल इतना लिखा देता हूँ। एक छोटा सा द्वीप है विद्यार्थियों, वहाँ मतलब दुनिया का छोटा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? असम में है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और उस द्वीप का नाम क्या बताओ? माजुली द्वीप। तो असम में कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप स्थित। और इसी माजुली द्वीप पर ये इस टाइप के ये जो भिक्षु है ये पाए जाते हैं। और ये योजना केवल उन भिक्षुओं के लिए है जो कहीं जैसे ऐसे होते हैं ना ब्रह्मचारी, जो भिक्षु होते हैं जो ब्रह्मचारी का जीवन भर पालन करते हैं उनको और किसी संस्था में अध्ययनरत ये भिक्षु है सारे। ठीक है ना? तो ज़्यादा इनके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना लिख सकते हैं कि कौन सी सरकार के द्वारा ये हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है। तो कौन सी सरकार के द्वारा की गई विद्यार्थियों? असम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जो गृह मंत्री है, जिनका नाम अमित शाह है, ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मतलब एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया विद्यार्थियों, कहाँ पर? लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लद्दाख में या पुडुचेरी में। और चारों ही जो विकल्प में दे रखे हैं विद्यार्थियों, चारों यूनियन टेरिटरी है। तो इनमें से इसकी शुरुआत, इसका जो शुभारंभ किया है वो कहाँ पर किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। तो लिखिएगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आई ट्रिपल सी आई ट्रिपल सी का उद्घाटन किया। आई ट्रिपल सी का उद्घाटन किया। देख लिया? अब देखो, आई ट्रिपल सी आया तो इसको रेखांकित कर लो, इसका फुल फॉर्म लिखो। रामनिवास उसको थोड़ा यूं कर दे गेट को। आई ट्रिपल सी, तो इसका लिखिएगा। देखो, आई का मतलब इंटीग्रेटेड है, सी का मतलब कमांड, दूसरा सी का मतलब कंट्रोल और तीसरा सी का मतलब सेंटर। तो पूरा नाम लिख लो इसका, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, आई ट्रिपल सी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, क्या है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और इसका उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, आपको पता है जैसे आप हिंद महासागर में देखते हैं तो हिंद महासागर में अरब सागर है एक तो, और हिंद महासागर का ही पार्ट बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में अपना
एक यूटी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाली खाड़ी कह सकते हो, हिंद महासागर कह सकते हो। तो एक प्रकार से समुद्री सुरक्षा का करने का काम करेगा। तो अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दिखाई देता है विद्यार्थियों। ये वाला क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका ये फैला हुआ रूप है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब किसके बारे में लिखेंगे हम? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। हेडिंग डालो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहला बिंदु तो यही लिखेंगे, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, एक पहला पॉइंट तो हो गया इसमें। दूसरी बात, ये विद्यार्थी आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा पानी पानी दिखाई दे रहा है, ये हिंद महासागर का पार्ट है। क्या है? हिंद महासागर है। तो आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों विकल्प में हो तो बंगाली खाड़ी करना आप लिखिएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी ब्रैकेट में हिंद महासागर में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में लिख रहे हैं हम, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है जिनका नाम अमित शाह है, उनके द्वारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, इसलिए। तो अब किसके बारे में लिख रहे हैं हम? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्टैटिक पॉइंट लिखा रहा हूँ, मतलब मैं कहने का मतलब यहाँ पे लगभग 572 छोटे छोटे द्वीप है, उन सबको मिलाकर क्या बनता है विद्यार्थियों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है। लिखिएगा, यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। देखो विद्यार्थियों, अगर हम देखें भारत का तट समुद्र से मिलता है, तो इधर वाले को तो कहते हैं हम पश्चिमी तट। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। और इधर वाले को क्या कहते हैं? पूर्वी तट कहते हैं। और ये मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर वाला पार्ट तो क्या कहलाएगा? पूर्वी। ठीक है। अब जो पूर्वी तटन विद्यार्थियों, तो अब इसको मान लेते हैं हम नॉर्थ। क्या मान लेते हैं? नॉर्थ। इसको मानते हैं साउथ, इसको मानते हैं ईस्ट, और इसको मान लेते हैं वेस्ट। तो अगर इस बीच में देखे विद्यार्थी, यहां से अगर इधर की दूरी देखे तो लगभग 1200 किलोमीटर है। कितनी है? 1200 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं पूर्वी तट से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। या फिर ऐसे कह सकते हैं दक्षिणी पूर्व तट से कितनी है? लगभग 1200 किलोमीटर। लिखिएगा, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 1200 किलोमीटर है। हाँ, तट कह सकते हो, मुख्य भूमि से कह सकते हो। वो अलग है। 1 नवंबर 1956। देखो, इसका गठन कब हुआ? आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। गठन लिख लो, 1 नवंबर 1956। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो पूरा निकोबार है, और ये वाला ऊपर वाला पूरा क्या है? अंडमान है। क्या है? अंडमान। अब अंडमान में भी अगर देखें हम तो 3 प्रकार का अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो वो तो अलग मामला गया।
ठीक है, अब अगर बात करें विद्यार्थियों हम कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर विद्यार्थी देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये पोर्ट ब्लेयर को हम दक्षिणी अंडमान में मानते हैं। किस में मानते हैं? दक्षिणी अंडमान में। लिखिएगा राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। ब्रैकेट में लिखना पोर्ट ब्लेयर के, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। जनसंख्या लिख लो विद्यार्थियों, 4.2 लाख। कितनी? 4.2 लाख का ध्यान रखना। मुख्य भाषा लिखो 4.2 लाख। मुख्य भाषा लिखो हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु और तमिल। तमिल। और आपको मैंने बताया था विद्यार्थियों, ये देखो पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है, इसका नाम क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। मतलब इसका हाई कोर्ट कौन सा लगेगा? हाँ, और कलकत्ता हाई कोर्ट की यहाँ पर एक सर्किट बेंच भी है। क्या है? यहाँ सर्किट बेंच भी है जो यहाँ से मतलब संचालित होता है पूरा। अब जैसे आप राजस्थान को आरजे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आरजे। इसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या लिखोगे? ए एन। क्या लिखोगे? ए एन। ए तो अंडमान, एन निकोबार। ए एन वाहन अक्षर। लिख लिया? लोकसभा सीट लिख लो, एक। जनजातियां लिख लो, संताल। ज्यादातर कौन सी जाति पाई जाती है? संताल पाई जाती है। इसके अलावा निकोबार, हाँ, जाति का नाम भी है निकोबार। इसके अलावा विद्यार्थी यहाँ पर अगर हम देखें, ब्रिटिश कालीन एक जेल भी है, सेल्युलर जेल। आपसे पूछा जाए सेल्युलर जेल कहाँ है? काले पानी की जो सजा है ना, वो यहीं दी जाती थी। तो लिखिएगा यहाँ पर ब्रिटिश कालीन सेल्युलर जेल भी है। सेल्युलर जेल भी है, हाँ? सेल्युलर जेल भी है। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, अगर सेल्युलर जेल की बात करें तो कहां पर है वो? पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर है? पोर्ट ब्रैकेट में पोर्ट ब्लेयर लिख लेना। और चर्चित स्थल लिख लो, हेवलॉक आइसलैंड। हेवलॉक आइसलैंड द्वीप को बोलते हैं ना, हेवलॉक द्वीप। एक तो वहां पे काफी फेमस है। इसके अलावा राधानगर बीच, राधानगर बीच। इसके अलावा रोस या रोज आइसलैंड। इसके अलावा मरीन पार्क। अगला देखिएगा विद्यार्थी, हाल ही में वेनेजुएला, वेनेजुएला आपको पता है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक देश है यहाँ पर। और अभी इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या कर लिया? एक प्रकार से कब्जा कर लिया विद्यार्थियों। तो इसलिए चर्चा में रहा है ये। हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी? अंतरिम का मतलब होता है एक प्रकार से अस्थायी। क्या है? अस्थायी। मारिया कोरिना मचाडो, डेल्सी रोड्रिगेज, सीलिया फ्लोरेंस और गैब्रिएला रामिरेज।
तो लिखो हाल ही में, इसका आंसर भी जाएगा। हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज, हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी। इससे पहले जो राष्ट्रपति था विद्यार्थियों, वो था निकोलस मादुरे। इस निकोलस मादुरे को कहते हैं कि यहाँ से अमेरिका की सेना आई और इसको यहाँ से इसके कैंपस से उठाई और लेके चली गई विद्यार्थियों। तो इससे पहले कौन थे? निकोलस मादुरे। इसको इसको गिरफ्तार किया अमेरिका ने। देखिएगा, इससे पूर्व वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, नाम याद रखना, इसका नाम पूछा जा सकता है। निकोलस मादुरा, मादुरो को अमेरिका सेना ने, नहीं क्या लिखा इससे पहले, राष्ट्रपति निकोलस मादुरे थे जिन्हें अमेरिका सेना ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका वालों कह रहे हैं ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा सप्लाई वगैरह करता था, इसलिए मतलब ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाए। जो भी कारण रहा हो, कारण कोई सा भी हो सकता है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति विद्यार्थियों जो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं करवा देगा ये। क्योंकि अभी है ना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, देखो देखो अमेरिका जो देश है, पहले बात तो शक्तिशाली देश है कि नहीं? अब शक्तिशाली देश है और डोनाल्ड ट्रंप भारत को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। हालांकि जैसे इससे पहले जो कई, जैसे बराक ओबामा वगैरह हुए हैं, वो भारत को काफ़ी लाइक करते हैं, भारत को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। अब देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत शक्तिशाली हो गया अपने आप में, भाई देश ही शक्तिशाली तो वहाँ का राष्ट्रपति तो शक्तिशाली ही है। तो इसने कई सारे ऐसे राष्ट्र है, राष्ट्र लेवल, इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उनसे अपना जो सदस्यता थी वो हटा ली इसने। इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, उनसे अगर अपने उस सदस्यता हटा लेता है, इसका मतलब, तो फिर इसका मतलब इसके मन में कुछ अलग ही चल रहा है। क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य रहोगे तो फिर आपको दबाव में काम करना पड़ता है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की बात आपको माननी पड़ती है। भाई बाकी सदस्य कहेंगे तो नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। अब आप सदस्य ही नहीं हो तो फिर तो आप लड़ाई कर सकते हो। तो अभी इसने हाल ही में ऐसा कर लिया विद्यार्थियों। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ग्रीनलैंड वगैरह है, उन पे भी अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। मतलब टैरिफ ही तो लगा सकता है, तो और क्या करेगा। बाकी देखो, इंडिया पाकिस्तान के सामने हकीकत तो ये है कि नहीं टिक सकता, ये हकीकत है। पर इंडिया एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, तो दूसरे देश भारत को सपोर्ट करेंगे, हैं? नहीं, अमेरिका के सामने, सॉरी, इंडिया अमेरिका के सामने नहीं टिक सकता। अब अमेरिका क्या चाल चलेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान को और सपोर्ट कौन करता है? चाइना वैसे सपोर्ट करता है। तो फिर कैसे भी करके मतलब भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन भारत भी बड़ा चतुर चालाक देश है, क्योंकि उसने रसिया से संपर्क बढ़ा लिया। ठीक है, इसके अलावा कई सारे देश है। अभी आगे एक क्वेश्चन भी आएगा, जो जर्मनी का जो चांसलर है, जर्मनी से भी संबंध बढ़ा लिए। तो ऐसे करके मतलब दूसरे देश, कोई बात नहीं, अमेरिका दूर हो रहा है तो हम दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना लेंगे। चाइना वालों से भी अब भारत क्या कर रहा है, वापिस दोस्ती कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, तो उसको पता है कि चाइना से अगर पंगा ले लिया तो उधर ऊपर से ये देखो भारत दिखाई दे रहा है आपको उस मैप में कहा, उधर रह गया। तो इसमें अगर ऊपर की तरफ देखे तो चाइना आ जाता है, और इधर पश्चिम की तरफ कौन आ जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान को अमेरिका अगर सपोर्ट करेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे अमेरिका हमारा कभी था भी नहीं। जब जब भी हमें जरूरत पड़ी है वैश्विक लेवल पर, तो अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि साथ किसने दिया है? रसिया ने साथ दिया। हालांकि हम रसिया को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हमेशा ही, हमेशा चमचागिरी हम किसकी करते हैं? अमेरिका की करते हैं, लेकिन अमेरिका हमारा साथ नहीं देता। हाँ ठीक है, वहाँ पे दो अलग अलग पार्टियां होती है। जैसे एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है विद्यार्थियों, तो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है ना, वो अपने को सपोर्ट करती है, यानी कि उसकी वाली बराक ओबामा वाली जो पार्टी है ना, वो अपने को सपोर्ट करती है। लेकिन इसकी वाली पार्टी अपने को सपोर्ट नहीं करती। जैसे भारत में आप देखते हैं, कभी बीजेपी गवर्नमेंट आती है, कभी किसकी आती है? कांग्रेस की आती है। तो अलग अलग देशों के साथ वही होता है सिस्टम। चलो अभी तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये कौन बन गई विद्यार्थियों अंतरिम रूप से? डेल्सी रोड्रिगेज बन गई है। और किसके स्थान पे बनी है? निकोलस मादुरे। निकोलस मादुरे का क्या रहा?
ये इसको अमेरिका, ये पूर्व राष्ट्रपति थे और अमेरिका वाले इसको उठा के लेके चले गए विद्यार्थियों। अब कौन सी कंट्री चर्चा में आ जाती? वेनेजुएला आ जाती। तो वेनेजुएला को रेखांकित करो आप। अब देखो, ये जो आपको ये वाला महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला तो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। और ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका तो ये है। तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? पहली बात तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लिखिएगा। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। लिख लिया? इसका पूरा नाम लिखो, बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला, बोलिवेरिया रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। आपसे पूछा जाए वेनेजुएला का पूरा नाम क्या है? बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना। और यहां से सवाल बने गए मान के चलना आप। लिख लिया? अब इसकी राजधानी, राजधानी क्या है इसकी? ये देखो, ये लिखा हुआ कराकस। कौन सी राजधानी है? कराकस। तो राजधानी लिख लो कराकस। मुद्रा लिखो बोलीवर। बोलीवर लिख लिया? और भाषा लिखो स्पेनिश। लिख लिया? संसद का नाम लिखो नेशनल असेंबली। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। लिख लिया? अब इसके सीमावर्ती देश लिखो विद्यार्थियों। सीमा लिख लो आप तो। कोलंबिया, कोलंबिया लिख लिया? ब्राजील, गुयाना, गुयाना, गुयाना लिख लिया? गुयाना लिख लिया? लिख लिया? और लिखो विद्यार्थियों, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर दिख रहा है, ये रहा। उत्तर में क्या है इसके? कैरिबियन सागर। प्रमुख नदियां लिख लो यहाँ की। लिखो ओरिनोको, ओरिनोको नदी। प्रमुख नदी कौन सी है? ओरिनोको नदी, केरी, ओरिनोको रिवर। ऐसे बहुत सारी नदियां लेकिन मेन नदी कौन सी? ओरिनोको है। और अगर आप पर्वतमाला की बात करें, यहाँ पे मेन पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। पर्वत लिखो एंडीज पर्वत। और विश्व का सबसे बड़ा शुद्ध तेल का भंडार विद्यार्थियों वेनेजुएला में ही है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। तो एक ये भी कारण हो सकता है अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक क्यों किया होगा? तेल की वजह से। तेल ही कारण है, ओपेक का सदस्य भी है ये। क्या लिखा आपने? लिखो विश्व में सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध तेल के भंडार, ये सर्वाधिक तेल के भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में, शुद्ध तेल के भंडार। और जितने भी तेल निर्यातक देश हैं ना विद्यार्थियों, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसका नाम है ओपेक। क्या नाम है? ओपेक। तो वेनेजुएला ओपेक का सदस्य भी है। देखिएगा, वेनेजुएला ओपेक, OPEC
ओपेक हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ओपेक का सदस्य भी है। ओपेक क्या है? ओपेक को रेखांकित कर लो, तेल निर्यातक देशों का समूह, तेल निर्यातक राष्ट्रों का एक ग्रुप है, समूह है। लिख लिया? और लिखो, राष्ट्रीय पशु लिखो यहाँ का, क्रेस्टेड टुर्पियल, क्रेस्टेड टुर्पियल, हाँ टुर्पियल, क्रेस्टेड टुर्पियल, लिख लिया? राष्ट्रीय खेल लिख लो, बेसबॉल, बेसबॉल होती है ना, वो एक डंडा सा होता है और वो आगे से बॉल फेंकते हैं, वो बेसबॉल। हाँ हाँ भाई, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। तो एंजल जलप्रपात, हाँ एंजल या एंजिला जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो भी कहाँ पर है? वेनेजुएला में। तो लिखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल या एंजिला जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिला जलप्रपात, और वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में। एक विद्यार्थी, जहां आपने लिखा ना ओपेक का सदस्य है ये, तो यूएनओ का सदस्य भी है ये, मतलब वेनेजुएला यूएनओ। अब यूएनओ बोल नहीं रहा भाई, आज अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया, तो यूएनओ को बोलना चाहिए ना। यूएनओ का काम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इसके 193 सदस्य राष्ट्र देश है विद्यार्थियों। तो जब इनका काम है कि जब कोई दूसरा देश के ऊपर अगर कोई अनावश्यक गतिविधियां करता है तो उनको रोके, लेकिन ये यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। ये तो बोल ही नहीं रहा, फिर क्या मतलब है ऐसे संगठन बनाने का? इतने सारे आपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, इतने सारे आप फंडिंग लेते हैं लोगों राष्ट्रों से, और आप बोल ही नहीं रहे हो। अब बोलना चाहिए ना इनको तो, लेकिन बोल ही नहीं रहे, तो अब क्या करें? चलो जो भी है, ये वो वैश्विक स्थिति की बात आ जाती है। अगला क्वेश्चन देख, हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बताओ विद्यार्थी। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे तो राजस्थान लिखिएगा। हो गया ये तो, लिखो, हाल ही में राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य के द्वारा, हाल ही में राजस्थान के द्वारा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट, एआई इम्पैक्ट समिट, समिट बोलो, सम्मेलन बोलो, बात है कि समिट 2026, वापिस जमा नहीं, वापिस बोलना, की मेजबानी की गई, की मेजबानी की गई। लिख लिया विद्यार्थियों? और ये हुई 6 जनवरी को। कब हुई थी? 6 जनवरी 2026 को। कब हुआ था सम्मेलन ये? 6 जनवरी 2000। आयोजन लिख लो। लिख लिया? देखो, अब कौन सा स्टेट चर्चा में आ गया? राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में लिख लो, हेडिंग डालो राजस्थान। हाँ, राजस्थान का गठन कब हुआ? हाँ बहन जी, कब हुआ? राजस्थान गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। लिख लो गठन। लिखने में जोर आ रहा था तुम्हें राजस्थान को ना? राजस्थान को मैं भी लाया हूँ। हाँ। तो राजस्थान का गठन कब हुआ विद्यार्थियों? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है।
जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इतना क्लियर लिखाने के बाद में भी अगर आप गलत करो, दिन में 4 बार गलत करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? हाँ। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर लिख लो, राजधानी जयपुर। आज लिखा रहा हूँ राजस्थान के बारे में, बाद में नहीं लिखाऊंगा, फिर पूछूंगा केवल तुम्हारे से। वर्तमान मुख्यमंत्री लिख लो, भजन लाल शर्मा। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी। उप मुख्यमंत्री 2 है। उप मुख्यमंत्री कितने? 2 है। एक का नाम प्रेमचंद बेरुआ और दूसरे का नाम दिया कुमारी। 2 लिख लो। 2 डिप्टी सीएम है राजस्थान वर्तमान में, एक तो दिया कुमारी है और एक प्रेमचंद बेरुआ है। लिख लिया? अब लिखो आप, वर्तमान राज्यपाल। हाँ लोकेश, वर्तमान राज्यपाल कौन राजस्थान का? रामनिवास कौन है? हैं? क्या बोल रहा है? अरे राजनाथ सिंह तो दादा रक्षा मंत्री केंद्र में, कम से कम आसपास तो बोलो। कलराज मिश्र भी बोलते तो चलो मैं मान लेता भाई, करंट से अपडेट नहीं हुए होंगे। हाँ, तो हरिभाव किशन राव बागड़े, या हरिभाव के बागड़े भी आता है कई बार, तो वर्तमान राज्यपाल लिख लो, और फिर कह रहे हो हम तो नहीं लिखेंगे राजस्थान के बारे में। लिखो हरिभाव किशन राव बागड़े। लिख लिया? लोकसभा सीट लिख लो 25, राज्यसभा सीट 10। देखो 25 ही आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा सीटें क्या है? बराबर है, 25-25। और राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। ऐसा और कौन सा राज्य है जिसकी 10 है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजस्थान की राज्यसभा सीटें क्या है? समान है। विधानसभा सीटें कितनी है? 200, ध्यान रखना कितनी है? 200। और अगर हम बात करें राजस्थान के विधानमंडल की, तो विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है। देख लिया? हाँ। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष लिख लो स्पीकर। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। वो कौन है? वासुदेव देवनानी, ये विधानसभा स्पीकर है वर्तमान में। हाँ, वासुदेव देवनानी। अब आपको अजमेर वालों को तो ऐसा लगता है क्या ठीक है यहीं तो रहते हैं, लेकिन याद करो इसको, कई बार पूछा जाता है यहाँ सवाल। वासुदेव देवनानी। लिख लिया? आरपीएससी का नाम सुना है? आरपीएससी, हाँ बहन जी, आरपीएससी का नाम सुना है क्या? क्या नाम? पूजा, नाम सुना आरपीएससी का? नहीं सुना? नहीं, मैंने पूरा कब पूछा, मैंने तो पूछा आरपीएससी का नाम सुना है क्या। ठीक है। अब आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष लिख लो, कौन है? हाँ? कौन? यू आर साहू। हाँ, उत्कल रंजन साहू। सर्च मत करो गूगल पे बहन जी, जबरदस्ती सर्च कर रही है। यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू। आरपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। लिख लिया? विधानमंडल लिख लिया था क्या एक सदनात्मक? ओके। अब बताओ, राजस्थान का राज्य वृक्ष, देखो राज्य वृक्ष खेजड़ी। लिख लिया? पशु लिखो, पशु 2 है। एक तो घरेलू श्रेणी में तो ऊंट, और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा।
अकेला ऊँट आए तो ऊँट कर देना, अकेला चिंकारा आए तो चिंकारा कर देना। और अलग अलग श्रेणी पूछे कि घरेलू श्रेणी में कौन सा, वन्य जीव श्रेणी में कौन सा, तो बता देना। लेकिन सर ऐसा विकल्प आ जाए जिसमें चिंकारा भी हो और ऊँट भी हो, तो फिर क्या करेंगे? कैसे कर दोगे चिंकारा, ऊँट नहीं क्या? हाँ तो देख लेना, सोच समझ के करना उसका आंसर। भाई दोनों ही है ना, बताओ, खुद बताओ आप, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? ऊँट भी है और चिंकारा भी है। अगर इनकी अलग अलग कैटेगरी पूछे, घरेलू श्रेणी में ऊँट और वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा, लेकिन सर दोनों आ जाए तो क्या करे? दोनों आएंगे नहीं, पहली बात तो, आएगा तो डिलीट हो जाएगा, और फिर भी कोशिश करो तो चिंकारा कर देना। मतलब ऐसे क्वेश्चन डिलीट होते हैं विद्यार्थियों। पक्षी लिख लो, गोडावण, पुष्प लिख लो, रोहिड़ा, राजस्थान की राजभाषा लिख लो, इंपोर्टेंट कर लो। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। राजस्थानी भाषा को अभी तक जो 22 लैंग्वेज है उसमें शामिल नहीं किया गया, 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषा है उसमें शामिल नहीं किया गया अभी तक राजस्थानी को, ना ही मारवाड़ी को किया गया है। लिख लिया? वाहन अक्षर भी लिख लो राजस्थान का, RJ। वाहन अक्षर क्या है? RJ। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी लिख लो, सुधांश पंत के स्थान पे आए हैं, इतना बता देता हूँ। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत जी के स्थान पे आए हैं। कौन है? एक दिन चर्चा में रहा था, तब भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, बताओ। वी श्रीनिवास। कौन है? लिख लो, वी श्रीनिवास। ये IAS अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च जो पद होता है इसमें प्रशासनिक पदों में, चीफ सेक्रेटरी का। लिख लिया? और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो लिख लो क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। टाइम भी बता देना अगर हो जाए तो। टाइम है ना अभी तो? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर विद्यार्थियों। और ये कब कब आया था राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कब आया? 1 नवंबर 2000 को, जब MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उस समय। ब्रैकेट में लिख लेना, 1 नवंबर 2000 से पहले स्थान पे आया राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में। पहले नहीं था, पहले कौन था? MP हुआ करता था विद्यार्थी। लिख लिया? जिले कितने हैं? 41। सीमा लिख लो, 1+5, 1+5। एक मतलब देश और 5 राज्य। एक देश कौन सा है? ये देखो, ये जो सीमा है ना रेड क्लिप रेखा वाला, ये पाकिस्तान है। और बाकी 5 राज्यों का नाम लिख लो। पाकिस्तान तो देश हो गया, और 5 कौन कौन सा हो गया? ऊपर उधर से देख लो, पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर MP, फिर गुजरात। लिख लिया? जनसंख्या घनत्व लिख लो, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात लिख लो, 928 प्रति 1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात कितना है? 928 प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। हाल ही में भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स ने 150 से 300 किलोमीटर रेंज वाले इस रॉकेट लॉन्चर
सिस्टम के लिए 293 करोड़ का एक समझौता किया है, बताओ। पिनाका के लिए, सूर्यास्त्र के लिए, परले के लिए, वज्र के लिए। तो इसका आंसर जाएगा सूर्यास्त्र। लिखिएगा, हाल ही में हाल ही में भारतीय सेना ने 150 से 300 किलोमीटर रेंज वाले 150 से 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर ब्रैकेट में सूर्यास्त्र, नाम क्या है रॉकेट लॉन्चर का? सूर्यास्त्र। कई बार ये पूछा जाता है सूर्यास्त्र क्या है? रॉकेट लॉन्चर है, लड़ाकू विमान है, मिसाइल है, उपग्रह है, ऐसे आते हैं सवाल। तो क्या है ये? एक मिनट, वापिस जमा नहीं सेंड, वापिस बोलना। सूर्यास्त्र के लिए 293 करोड़ का समझौता किया। देख लिया? अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तकनीकी अवशोषण का वर्ष। एक विद्यार्थी एक क्वेश्चन और आया था अभी चर्चा में, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। यूएनओ के द्वारा भी 2026 को अपना वर्ष घोषित किया है, मतलब उसका एक टाइटल बना देते हैं वो, फिर उसी बिंदु पे काम करते हैं। ठीक है, तो चारागाह और पशुपालन, उसको अपना 2026 का उसने अपना वर्ष घोषित कर दिया यूएनओ के द्वारा। वो तो आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी, पूरा यूएनओ को भी पढ़ाऊंगा उसमें। अभी देखो, ये भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तकनीकी अवशोषण का कार्य में, आत्मनिर्भरता का वर्ष, परिवर्तन का वर्ष, या नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष? बताओ। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। हाँ, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने, इंपोर्टेंट कर लेना एस्पेक्ट को, सवाल बनते हैं इससे। जैसे कई बार ये डिक्शनरी वगैरह होती है, अपने वर्ड जारी करती नहीं, तो उस वर्ड से भी सवाल बनता है, यूपीएससी में बनता है इससे ज़्यादा सर सवाल। क्या लिखा है? हाल ही में भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया। देख लिया? नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, मुख्य रूप से कितनी है? 3 प्रकार की है। एक तो है थल सेना, एक है वायु सेना, और एक है नौसेना। नौसेना का जो हेड होता है उसको एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने नाम के आगे क्या लगाता है वो? एडमिरल। और जो वायुसेना का होता है उसको एयर चीफ मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। और जो थल सेना का होता है वो अपने नाम के आगे लगाता है जनरल। तो इससे जो नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है, इसकी घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो हमारी जो थल सेना है उसका जो हेड है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उसके द्वारा इसकी घोषणा की। देखिएगा, ये घोषणा थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा की गई। जनरल उसकी पोस्ट का नाम है। देखो, इसका उद्देश्य सेना को, इसका उद्देश्य मतलब इसका जो नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित क्यों किया है, इसका उद्देश्य सेना को डिजिटल नेटवर्क डिजिटल नेटवर्क आधारित
डेटा संचालित बल बनाना है, बल बनाना है। हाँ, डेटा संचालित बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स बनाना है। अब देखो विद्यार्थियों, कौन सी सेना चर्चा में आ गई? थल सेना चर्चा में आ गई। तो हेडिंग डालो आप भारतीय सेना, ब्रैकेट में थल सेना भी लिख सकते हो चाहो तो, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, ब्रैकेट में इंडियन आर्मी लिख लो, लिखना चाहो तो। पहला सवाल तो यही है कि भारतीय सेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? मुख्यालय लिखो, नई दिल्ली। लिख लिया? वर्तमान प्रमुख लिख लो। कौन है वर्तमान प्रमुख? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान प्रमुख कौन हो जाएगा? याद रखना आप। हाँ, वायुसेना का कौन है? हाँ, अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, पूरा नाम बोला करो हमेशा। लिख लिया? अ, देखो अभी 15 जनवरी को विद्यार्थियों एक डे भी मनाया जाएगा, जिसका नाम होगा भारतीय या इंडियन आर्मी डे। लिखिएगा, 15 जनवरी को। हैं? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। पंद्रह जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा, लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाला था, पद संभाला था। देख लिया? तो विद्यार्थियों, जो भारत की जो सेना थी, उसका जो चीफ था वो था फ्रांसिस बूचर। कौन था? फ्रांसिस बूचर। और जो लेफ्टिनेंट जनरल था उसका नाम था के एम करियप्पा। अब आपको पता हम स्वतंत्र हो गए थे फिर उसके बाद में, तो उसके बाद में पहली बार 15 जनवरी 1949 को फ्रांसिस बूचर से चार्ज किसने लिया? लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने लिया विद्यार्थियों। इसलिए फिर 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। देख लिया? अभी 2026 में जो भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है, ये कौन से नंबर का मनाया जाएगा? हम्म? भारतीय सेना दिवस 78वें नंबर का। देखिएगा, 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसका आदर्श वाक्य लिखो विद्यार्थियों, भारतीय सेना का। सेवा परमो धर्म है। सेवा परमो धर्म है। धर्म मतलब सेवा ही, सेवा करना ही क्या है? परम धर्म है विद्या, सबसे बड़ा धर्म माना सेवा को इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है? अब देखिए विद्यार्थियों,
आपने देखा होगा कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नोट, सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। देख लिया विद्यार्थियों? सबसे बड़ी जो रेजिमेंट है वो कौन सी है? जाट रेजिमेंट। देखिएगा, सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट का नाम जाट रेजिमेंट। सबसे बड़ी कौन सी विद्यार्थियों? जाट रेजिमेंट। लिख लिया? सबसे पुरानी लिखो। सबसे पुरानी रेजिमेंट का नाम मद्रास रेजिमेंट। अग्निपथ योजना कब आई थी? 22। देखो, अग्निपथ योजना 2022 में आई। और महिलाओं को पहली बार कब शामिल किया गया था? 2018 में। देखो, महिलाओं का स्थायी कमीशन 2018 में। लिख लिया? हाँ, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार लिख लो। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, कौमा अशोक चक्र, डॉट डॉट, है ना? मतलब सबसे बड़ा कौन सा? परमवीर चक्र, उससे छोटा अशोक चक्र। परमवीर चक्र लिख लिया, अशोक चक्र। ठीक है, इसी के साथ आज की करंट क्लास को यहीं करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।